आप सबका पुनः अर्चना की बैठक में स्वागत है। आज की कहानी के कथाकार हैं सुरेंद्र कुमार, जो अवकाश प्राप्त भारतीय वन सेवा के केरल कैडर के अधिकारी रहे हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी बाबूजी के वचन। सूरज जैसे जैसे आसमान में ऊपर चढ़ रहा था, मेरी झल्लाहट और गुस्से का पारा भी उसी गति से प्रगति कर रहा था। उन दिनों मेरे घर में समय टिक टिक कर नहीं बीतता था, क्योंकि घर में घड़ी नाम की कोई चीज नहीं थी। सूर्य देव के उदय के साथ दैनिक भागम भाग शुरू होती थी और सूर्यास्त के साथ खत्म। अंधेरा घिर जाने के बाद समय रुक जाता था, क्योंकि सोने के बाद समय बीतने का एहसास कहाँ होता है। सूरज जब संथाल परगना की पहाड़ियों के ऊपर से मेरे घर में झांकता था, तो दरवाजे से ओसारे पर खूब सारी धूप आती थी, जो दोपहर आते आते ओसारे से छिटक कर आंगन में पसर जाती। ओसारे पर धूप की आवाजाही को मैंने एक छड़ी के सहारे चिन्हित कर रखा था, आधे आधे घंटे के अंतराल पर। इस धूप घड़ी के मुताबिक अभी 10 बजने वाले थे और बाबूजी का अभी तक कोई अता पता नहीं था। आज हेडमास्टर साहब ने मुझे 10:30 बजे बाबूजी के साथ स्कूल बुलाया था, वजीफे की रकम लेने के लिए। वजीफा तो निसंदेह मुझे ही मिला था, लेकिन चूंकि 10 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6 महीने की रकम 60 रुपये बनती थी, और इतनी बड़ी रकम के लिए हेडमास्टर जी को 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले मुझ पर भरोसा नहीं था। इसीलिए बाबूजी को भी तलब किया गया था, और बाबूजी हैं कि अभी तक कहाँ गए वो। खेत पर जाने के लिए उन्हें और कोई समय नहीं मिला था। खेतों के पास कोई पैर तो है नहीं कि कहीं भाग जाते। कल चले जाते या परसों चले जाते, आज ही जाना जरूरी था। मैं इन सारे सवालों को माँ की तरफ झोंक रहा था। चूल्हे से निकलते हुए धुएं से परेशान अपनी आंखें रगड़ रही थीं। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें मालूम था कि कोई जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, बल्कि जवाब सुनकर और भी भड़क जाने की संभावना ज्यादा थी। बेटे के बारे में माँ से अधिक और कौन जान सकता है। माँ ने सिर्फ बड़े प्यार से मेरी ओर देखा और अपनी तरफ हल्के से खींचकर बालों में उंगलियां फेरने लगी। मैं फिर से बरामदे में आ गया और अपनी धूप घड़ी का निरीक्षण करने लगा। 10:30 बजने को थे। अब क्रोध का भाव डर में बदलने लगा था। हेडमास्टर जनार्दन बाबू के कड़क स्वभाव से मैं भली भांति परिचित था। लेट लतीफी और अनुशासनहीनता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। बेंत की छड़ी उनका प्रिय अस्त्र था, जिनका प्रयोग बड़ी उदारता और धड़ल्ले से करते थे। पिछले महीने इसी बेंत से होमवर्क न करने के कारण मेरी जोरदार मरम्मत हुई थी। पीठ पर पड़े काले दाग अभी तक मिटे नहीं हैं। माँ रोज मेरी पीठ का निरीक्षण करती और सरसों तेल की मालिश करते हुए कहती, मास्टर है कि कसाई, ऐसे भी कोई मारता है बच्चों को। खैर, दरवाजे के पास भारी कदमों की आवाज से लगा कि बाबूजी आ गए हैं। उनके कदमों की आवाज कुछ खास थी। पहचानने में कोई गलती हो ही नहीं सकती थी। दरअसल उनका एक पैर दूसरे पैर से थोड़ा छोटा था, जन्म से ही। इस कारण चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी, जो दिखती तो कम थी, लेकिन कदमों की खास तरह की आहट से सुनाई ज्यादा पड़ती थी। अतः मैं गलत नहीं था, बाबूजी ही थे। कमर से ऊपर नंगा बदन, सांवला रंग जो धूप में पककर और काला हो गया था। घुटने के ऊपर बंधी मटमैली धोती, हाथ में पके बांस की लाठी, बदन पसीने से तरबतर, धूल से सने रुखड़े पैर, चेहरे पर बेहद गंभीर भाव। मैंने जल्दी जल्दी अपने चेहरे से क्रोध को पोंछा और एक बनावटी मुस्कुराहट चिपका ली। पूरे घर में क्रोधित होने का एकाधिकार बाबूजी को ही प्राप्त था, और किसी को भी उनके सामने गुस्सा प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं थी। घर में तो क्या, पूरे गांव में नहीं। उसका कोई मतलब भी नहीं था। बाबूजी के रौद्र रूप के सामने किसी के भी क्षण भर भी टिकने की संभावना नहीं थी। आवाज रौबदार और शरीर बलिष्ठ, इसलिए
किसी ने भी उनके इस एकाधिकार को कभी चुनौती नहीं दी थी। जब जीत की संभावना नहीं हो तो लड़ाई का मतलब ही क्या है? उन दिनों ऐसा ही सोचता था मैं। बहरहाल बाबूजी ने अपना नाश्ता या कहें कि समय से पूर्व दोपहर का खाना खाया, बहुत शीघ्रता से। आखिर माड़ भात को सुड़कने में समय ही कितना लगता है। डकार भरते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा। यह चलने का इशारा था। मेरे ऊपर नजर पड़ते ही बाबूजी भाग गए। पुत्र अंदर ही अंदर तूफान छिपाए बैठा है। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा स्कूल और हेडमास्टर दोनों वहीं मिलेंगे जहां उन्हें मिलना चाहिए। गर्मी की छुट्टी है और फिर इतनी धूप है, कहाँ जाएंगे हेडमास्टर साहब? बाबूजी ने बेतकल्लुफी से कहा। मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। चुपचाप खेतों की मेड़ पर आगे आगे चलता रहा तेज कदमों से, और बाबूजी ठीक पीछे। वीरान पड़े खेत, 2 साल से सूखा पड़ा था। जमीन में दर्रे पड़े थे, एक भी हरी धूप तक का नामो निशान नहीं था। इस जेठ की दोपहरी में आसमान तो आग ही उगल रहा था। परती पड़ी धरती भी कुछ कम नहीं दहक रही थी। पैर जलने से बचाने के लिए कदम खुद ब खुद तेज हो जाते थे। तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी बेटा? बाबूजी ने चिंता भरे स्वर में पूछा। हालांकि उन्हें भी मालूम था चप्पल को सदगति मिले महीने 2 महीने हो चुके हैं। कम से कम उसी की मरम्मत करवा लेते। जैसे ही उन्हें टूटी चप्पल की याद आई तो उन्होंने अपनी बात को फिर से सुधार कर कहा, मोची का घर कोई दूर तो नहीं है? उसकी मरम्मत नहीं हो सकती है। रमेशन मोची ने तो हाथ ही खड़े कर दिए, बोले इसका कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने पीछे मुड़कर उनकी आंखों में झांकते हुए कहा। उनकी आंखों में एक नैराश्यपूर्ण विवशता थी। 2 साल से कोई उपज नहीं हुई थी। घर में 2 जून का खाना बमुश्किल मिल रहा था। एक चप्पल की कामना रखना एक अपराध सा ही था। लेकिन बाबूजी की आंखों से लगा जैसे इस हालात के लिए वो खुद को जिम्मेदार समझ रहे हों। बाबूजी की कमजोर पड़ रही मनोस्थिति का फायदा लेने, प्रचंड गर्मी से ध्यान भटकाने के लिए मैंने पूछा, बाबूजी सुबह सुबह आप कहाँ गए थे? खेतों में कोई काम तो है नहीं, फिर गए कहाँ थे? सुबह से उठते गुस्से से गुबार को मासूमियत का चोला पहनाकर मैंने पूछा। कुछ समय तो चुपचाप चलते रहे, फिर बोले, कहते तो ठीक हो बेटा, बरसों से कोई काम नहीं है, लेकिन मैं रोज सुबह इन सारे खेतों पर जाता हूँ और इतने दिनों तक परिवार को धन धान्य से पूरित करने के लिए अपना सर झुकाकर धन्यवाद करता हूँ, और आगे आने वाले वर्षों में भी इसी तरह की कृपा दृष्टि के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम लोगों का और कौन है पालनहारा? पूरे इलाके में भूखमरी फैली है, लेकिन अभी तक हम लोग माड़ भात तो खा पा रहे हैं। बाबूजी का स्वर भर्रा गया था। लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने मुझे देखकर कहा। देखा तो उन्होंने मेरी तरफ था, लेकिन संबोधन वो खुद को कर रहे थे शायद। हम दोनों फिर चुपचाप चलते रहे, अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए। उन्हें हम लोगों की फिक्र थी और मुझे फिलहाल जनार्दन बाबू की बेंत की। रास्ते में एक बगीचा था, महुआ और आम के पेड़ों से भरा हुआ। महुआ के पत्ते तो सब गिर चुके थे। नंग धड़ंग महुए का गाछ आज फूलों से लदा पड़ा था। आम के पेड़ के नीचे से गुजरते हुए बाबूजी ने कहा, आओ थोड़ा आराम कर लें, अच्छी ठंडक है यहाँ। उन्होंने शायद मुझ पर तरस खाकर कहा था, लेकिन मैं तो परेशान था कि जनार्दन बाबू और नाराज होंगे। मुझे हिचकिचाते देखकर उन्होंने जोर देकर कहा, अरे बैठ जाओ, मास्टर जी कुछ नहीं बोलेंगे, मैं हूं ना। हालांकि इस आश्वासन से मैं संतुष्ट नहीं था, लेकिन कड़ी धूप और गर्मी ने मुझे भी बुरी तरह बेहाल कर रखा था। तपती धरती से पैर जल रहे थे, वो अलग। दोनों जमीन पर बैठकर सुस्ताने लगे। पहली बार परिवार में किसी को नगद मिल रहा है। आज तक खानदान में किसी ने कोई नौकरी नहीं की। वेतन न सही, छात्रवृत्ति ही सही, है तो नकद। बड़ी बात है हम लोगों के लिए। उन्होंने बड़ी ही गर्वान्वित आंखों से मेरी तरफ देखा। तुम्हें मालूम है कि 60 रुपए कितनी बड़ी रकम है? इससे हम 3 मन यानी 120 किलो चावल खरीद सकते हैं। इससे पूरा परिवार 2 महीने तक खाना खा सकता है। नकद बड़ी चीज है बेटा, और यह सब संभव है कलम से।
आज के ज़माने में कलम हरदम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। सोच कर देखो कैसे तुम्हारी कलम से हमें 2 महीनों का राशन पानी मिलने जा रहा है। बाबूजी ने बड़ी ही गर्व भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। बाबूजी की इन बातों से मैं बड़ा प्रसन्नचित्त हुआ। पहली बार जिंदगी में कुछ हासिल करने का एहसास हुआ। 60 रुपए लाने का श्रेय मुझे दिया जा रहा था, ये सोचकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्या करोगे इन रुपयों का, कुछ सोचा है? उन्होंने मेरी आंखों में झांक कर मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैं तो यह मानकर चल रहा था कि सारे पैसे घर के काम आएंगे, लेकिन जब उन्होंने एक विकल्प दे दिया तो मेरे अरमान भी मचलने लगे। मुझे एक हवाई चप्पल चाहिए और एक वॉलीबॉल भी, मैंने तत्परता से कहा, कुछ ये सोचते हुए कि बाबूजी कहीं अपना मन न बदल लें। चप्पल तो समझ में आ रहा है, ये वॉलीबॉल का क्या मामला है? बाबूजी ने प्रश्न किया। वॉलीबॉल की टीम में सारे बच्चों का बड़ा दबदबा है। कोई मुझे कोर्ट में ही घुसने नहीं देता, इसलिए मुझे बॉल अलग से चाहिए। मैं चुनूंगा कि मेरे साथ कौन खेलेगा, मैंने स्पष्ट किया। गांव के बड़े बच्चे आपस में चंदा कर हर गर्मी के मौसम में एक वॉलीबॉल और एक नेट खरीद लाते थे। धान की फसल कटने के बाद किसी सपाट खेत में 2 पोल गाड़कर कुदाल से लाइन खींचकर कोर्ट बनाते थे। उसी कुदाल से ऊबड़ खाबड़ जमीन को जहां तहां समतल भी करते थे। अपराह्न काल में खेल शुरू होता था, जो घुप अंधेरा पूरी तरह छा जाने तक चलता रहता था। खेल में जोश खरोश, चीख चिल्लाहट, गाली गलौज और यदाकदा मारपीट आम बात थी। इसमें मेरे जैसे कम उम्र और दुबले पतले नवसिखुओं को टिक पाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हाँ, बॉल यदि किसी खिलाड़ी के हाथों आहत होकर इधर उधर बिदक जाए तो हम जैसे मेड़ों पर बैठे दर्शक बड़ी ही फुर्ती से बॉल को काबू में लाकर कोर्ट में फेंक देते। बॉल को पकड़कर हाथों में रखने में बड़ा आनंद आता था, लेकिन बॉल फेंकने में जरा सी देरी पर खिलाड़ियों का धैर्य जवाब दे जाता और वे लोग चिल्लाने लगते थे। मजबूरन गेंद फेंकनी पड़ती थी और मुझे ये भूमिका बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे तो पूरा का पूरा बॉल चाहिए था। तुम्हारी मांग बिल्कुल जायज़ है, इसके लिए 20 रुपए काफ़ी होंगे, बाकी का क्या करोगे? उन्होंने मुझे गौर से देखा। बाकी के पैसे आप रख लीजिए घर के खर्च के लिए, मैंने बड़ी उदारता से प्रस्ताव रखा। बाबूजी मुस्कुराए, बोले, बेटे तुम तो बहुत जल्दी बड़े हो गए। तो मेरे लिए चप्पल और वॉलीबॉल पक्का? पक्का, बाबूजी ने हंसते हुए कहा। बाबूजी बात के बहुत पक्के थे, पूरे इलाके में बात के धनी, स्पष्टवादी और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में अच्छी छवि थी। सरपंच कोई भी हो, कोई पंचायत उनके बिना पूरी नहीं होती थी। बड़ी इज्जत थी उनकी गांव वालों के बीच में। जब उन्होंने बोल दिया तो वॉलीबॉल नहीं मिलने का तो अब सवाल ही नहीं उठता। वॉलीबॉल की प्रत्याशा में मेरे कदम स्कूल की तरफ और तेजी से बढ़ने लगे। विद्यालय के प्रांगण में जब कदम रखा तो सूरज बिल्कुल सिर चढ़कर बोल रहा था। फाटक से अंदर घुसते ही दाहिने तरफ हेडमास्टर जी का आवास था, लेकिन वह विद्यालय के बरामदे में एक कुर्सी पर विराजमान थे। दोपहर के भोजन के बाद आर्यावर्त दैनिक समाचार पत्र के पन्ने पलट रहे थे। पटना से प्रकाशित होने वाला ये अखबार हमारे गांव तक आते आते बासी हो जाता था। दूरी ज़्यादा थी और संचार सुविधाएं कम। यह अखबार दोपहर से लेकर शाम तक विभिन्न शिक्षकों के हाथों से गुजरते हुए चीथड़े चीथड़े हो जाता था। मेरी आशा के विपरीत जनार्दन बाबू के हाथ में न बेंत की छड़ी थी, न ही उन्होंने कोई नाराजगी दिखाई। उल्टे बाबूजी को देखकर खड़े हो गए और बड़ी गर्मजोशी से आवभगत करते हुए उन्होंने प्रधानाध्यापक कक्ष में बिठाया। उन्होंने घंटी बजाकर अपने आदेशपाल रामशरण को बुलाकर सुराही का ठंडा पानी भी पिलवाया। 3री कक्षा तक पढ़े किसान बाबूजी के प्रति जनार्दन बाबू की विनम्रता और आदर भाव मेरी समझ से बाहर था। दोनों कुछ देर तक खेत खलिहान और गांव समाज की बातें करते रहे। फिर अलमारी खोलकर जनार्दन बाबू ने एक बही खाता निकाला और बाबूजी के हस्ताक्षर लेकर 10-10 रुपए के 6 नोट पकड़ा दिए, जिसे बाबूजी ने फौरन अपने कुर्ते की जेब में डाल दिया।
जाते जाते हेडमास्टर जी ने मेरी पीठ थपथपाकर मेरी हौसला अफजाई की और साथ ही साथ पढ़ाई ठीक न करने पर हंसते हुए अपनी बेंत की छड़ी का डर भी दिखाया। लौटते हुए हम लोग स्थानीय बाजार की तरफ गए। सबसे पहले एक हलवाई की दुकान पर बाबूजी ने 1 किलो जलेबी तलने को कहा। हलवाई ने गरम तेल में गोल गोल जलेबी डालते हुए चुटकी लेते हुए कहा, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, जरा हमें भी तो बताइए। बाबूजी ने कुछ नहीं कहा, मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए प्रश्न को टाल गए। 1 पाव जलेबी अलग से भी तौलना, 1 किलो के अलावे। बाबूजी शायद मेरे मन की बात समझ चुके थे। तबीयत से मिठाई पर टूट पड़ा। अंत में 2-3 जलेबियां बच गईं, जिसे बाबूजी ने हजम कर डाला। फिर हम लोग पास ही साव जी की दुकान पर गए। परिवार के सारे लोगों की कपड़ों की ज़रूरत इसी दुकान से पूरी होती थी। किसानों के पास कोई नियमित आय तो होती नहीं थी, इसलिए साव जी के यहाँ उधारी का लेन देन था। फसल कटाई के तुरंत बाद अनाज बेचकर देनदारी चुकता की जाती थी, पर 2 सालों से पैदावार नहीं होने के कारण बहुत दिनों से उधार की भरपाई नहीं हो पाई थी। उधार चुकता करने के बाद बाबूजी के पास अब 20 रुपए बच रहे थे, जो मेरी चप्पल और वॉलीबॉल के लिए काफ़ी थे। घर लौटने के रास्ते में रेलवे स्टेशन पड़ता था, लंबा सा प्लेटफॉर्म। ज़्यादातर गया और साहिबगंज के बीच चलने वाली लोकल पैसेंजर गाड़ियां ही यहाँ रुकती थीं। दूर दराज दिल्ली और कलकत्ता जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें बिना रुके सरपट निकल जाती। धूल, धुआं और ट्रेन की भाप इंजन की दहाड़ से पूरा इलाका सराबोर हो जाता। राम खिलावन अपने 5 साल के बेटे के साथ गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठा था। का हो खिलावन, कहाँ जा रहे हो? बाबूजी ने पूछा। यह एक सामान्य प्रश्न नहीं था शायद। बाबूजी ने अनजाने में किसी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। राम खिलावन फूट फूट कर रोने लगा। बाबूजी असमंजस में पड़ गए, साथ ही बेंच पर बैठ गए। इत्मीनान से बताओ, क्या बात है? बाबूजी ने राम खिलावन की पीठ पर हाथ रखकर पूछा। राम खिलावन ने किसी तरह कपसना बंद किया और बोला, बेटा बहुत बीमार है हुजूर, बहुत कमज़ोर हो गया है। अब तो चल फिर भी नहीं पा रहा है। न सर्दी, न खांसी, न बुखार, कुछ भी नहीं है। फिर भी सूखते ही जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। सोचा शहर में किसी बड़े सरकारी अस्पताल में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। इसीलिए 1 बजिया ट्रेन के लिए बैठे हैं, लेकिन लगता है लेट हो गई है गाड़ी। बच्चा बहुत कमज़ोर लग रहा है देखने से। कितना दिन हो गया खाना खाए हुए? उन्होंने आगे तहकीकात की। 3 दिन। क्या खिलाएं इसे? कई दिनों से घर में चूल्हा भी नहीं जला है, राम खिलावन ने लगभग रोते हुए कहा। बाबूजी ने बच्चे को ध्यान से देखा। गोरे चिट्ठे शरीर पर काली मैल की परतें, पिच के गाल, गड्ढे में धसी उदास आंखें, सूखे होठों पर उजली पपड़ी और मुंह के पास भिन भिनाती मक्खियां। पूरे बदन से हड्डियां निकली पड़ी थीं। भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं खिलावन, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ है। वैसे तुम डॉक्टर से मशवरा कर लो, लेकिन मुझे लगता है इसे सिर्फ भर पेट खाने की ज़रूरत है। बाबूजी ने चिंतित होकर कहा। बोलते तो ठीक हैं हुजूर, लेकिन करें तो क्या करें? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और 1 फूटी कौड़ी भी पास में नहीं है। और राम खिलावन फिर फपकने लगा। भारी मन से बाबूजी उठे और घर की तरफ चल पड़े। उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई थी और वह कुछ सोच रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सहसा रुक गए और बोले, बेटा, यदि भोजन नहीं मिला तो राम खिलावन का बेटा जिंदा नहीं बचेगा, क्या कहते हो? उनके मन में जो चल रहा था उसके लिए वह मेरी सहमति चाहते थे। मैंने कुछ नहीं कहा और मन ही मन चप्पल और वॉलीबॉल को अपने हाथों से सरकते हुए देखने लगा। मुझे चुप देखकर बाबूजी ने मुझे अपनी तरफ खींचकर पास सटाते हुए कहा, वॉलीबॉल अकेले नहीं खेली जाती बेटा, उसके लिए आदमी की ज़रूरत पड़ती है। यह कहते उन्होंने 20 रुपए राम खिलावन को थमा दिए। बोले, डॉक्टर से मशवरा करना है तो कर लो खिलावन, लेकिन इसे भरपेट खाना पहले खिलाओ।
बाकी भगवान मालिक हैं। जीवन मरण सब उसी के हाथ में है। रास्ते में हम दोनों चुप थे। पत्ते के दोनों में सिमटी 1 किलो जलेबी अब बाबूजी के गमछे के एक छोर में बंधी उनके हाथ में झूल रही थी। चप्पल नहीं मिलने से ज़्यादा अफसोस वॉलीबॉल न मिलने का था। मेरा बाल मन बार बार सोच रहा था, बाबूजी तो बातों के इतने पक्के थे पर 2 घंटे में ही बदल गए। वे अक्सर रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई दोहराते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन आज कुछ विपरीत ही हो गया, वचन जाई पर प्राण न जाई। हालांकि वचन तो बाबूजी के थे, लेकिन प्राण किसी और का था। आज लगभग 50 साल बीतने के बाद लगता है बाबूजी ने अपना वचन नहीं निभाकर कितना अच्छा किया था। अभी आप कहानी सुन रहे थे, कहानी बाबूजी के वचन। कथाकार थे सुरेंद्र कुमार। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अर्चना की बैठक में। तब तक के लिए नमस्कार।